नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हूं वीर और आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट आए हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने बिना हिंसा के आज़ादी की जंग लड़ी। स्वागत करिए महात्मा गांधी जी का। मैं बस एक सत्याग्रही हूँ जिसका विश्वास था कि सच्चाई और अहिंसा से सब कुछ जीता जा सकता है। तो बापू, आज अगर आप जिंदा होते तो शायद हम पॉडकास्ट पे मिलते, बट थैंक्स टू ए एन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर सच में आप गांधी जी से कुछ सीखना चाहते हैं तो बापू शुरू करते हैं आपकी कहानी के पहले पन्ने से। आपका बचपन कैसा था? देखिए, मेरा बचपन कुछ खास आसान नहीं था। मैं 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में पैदा हुआ। एक छोटी सी रियासत में जन्म जरूर था, लेकिन परिवार में अनुशासन बहुत था। मेरे पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे, बहुत ईमानदार और कठोर व्यक्ति। माँ पुतलीबाई धार्मिक थीं और उन्हीं से मुझे सत्य और अहिंसा के संस्कार मिले। बचपन में मैं ज्यादा बोलता नहीं था, थोड़ा शर्मीला सा था, लेकिन अंदर एक जिज्ञासा थी, हर चीज को समझने की कोशिश करता था। एक बार स्कूल में सभी बच्चे स्पेलिंग लिख रहे थे। टीचर ने मुझसे किसी और से कॉपी करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। गलत लिखा, लेकिन सच्चाई नहीं छोड़ी। तभी से भीतर एक आवाज थी जो सही और गलत के बीच का फर्क समझाती थी। वो तो आपकी ईमानदारी की मिसाल बन गई, लेकिन बापू, हमने सुना है कि आपने एक बार चुपके से नॉनोवेज खाया था। हाँ, और मैं उस गलती को कभी नहीं भूल पाया। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो, फिरंगियों जैसे, तो तुम्हें मांस खाना होगा। मैंने चुपके से एक बार ट्राई किया, लेकिन उस रात नींद ही नहीं आई। माँ के संस्कार याद आते रहे। झूठ बोलना पड़ा, छुपाना पड़ा। उस एक गलती ने मुझे सच्चाई के रास्ते और मजबूती से बांध दिया। तो क्या उसी गिल्ट ने आपको स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ मोड़ दिया? बिल्कुल। जब आदमी एक छोटी गलती पर भी कांप उठता है, तो समझ जाओ कि उसका आत्मा जाग चुका है। मैं मौन व्रत रखने लगा, ब्रह्मचर्य के विचार पढ़ने लगा और ध्यान देने लगा कि कैसे जीवन को शुद्ध और सेवा में लगाया जा सकता है। और इसी दौरान आपकी शादी भी हुई माता कस्तूरबा जी से, जब आप सिर्फ 13 के थे। कैसा अनुभव था वो? एक बचपन की शादी थी। उस वक्त उसका भार समझ नहीं आया। पहले तो लगा यह सब एक उत्सव है, नए कपड़े, मिठाई, परिवार का जश्न। लेकिन जल्द ही समझ आया कि विवाह सिर्फ एक रस्म नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। मैं कस्तूरबा से कभी कभी ज्यादा ही पॉजिटिव हो जाता, कभी उन्हें पढ़ने नहीं देता या किसी से मिलने से रोकता। पर वक्त के साथ समझा, प्रेम में अधिकार नहीं, सम्मान होता है। उन्होंने मुझे पेशेंस और समझ सिखाई। और फिर आप इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने। उस नए दुनिया का अनुभव कैसा था? सब कुछ अलग था। पहली बार घर से दूर, नए लोग, नया कल्चर, लेकिन अपने संस्कार लेकर गया था। वेजिटेरियन सोसाइटी ज्वाइन की, खुद खाना बनाना सीखा। फैशन और अंग्रेजी बोलचाल में इंटरेस्ट जरूर था, लेकिन कभी अपनी वैल्यूज नहीं छोड़ी। वहीं से लिखने की आदत लगी। हर विचार, हर अनुभव को लिखता। शायद वही मेरी पहली स्टेप्स थी अपने एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लिए। तो बापू, क्या इंग्लैंड के अनुभव ने आपको बदल दिया या तैयार किया साउथ अफ्रीका के लिए, जहां आपका पहला संघर्ष हुआ? बिल्कुल। अंग्रेजी समझ चुका था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने मुझे अपना असली मिशन दिया। वहां मुझे पहली बार असलियत में रंग भेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से धक्का मारकर बाहर निकाला गया, सिर्फ क्योंकि मैं ब्राउन था। उस रात प्लेटफॉर्म पर ठिठुरता हुआ सोया, और वहीं से पैदा हुआ सत्याग्रह का बीज। अहिंसा के साथ सच्चाई के लिए लड़ने का इरादा। तो क्या आप कहेंगे
कि गांधी बनने की कहानी साउथ अफ्रीका से शुरू होती है। नहीं, गांधी बनने की कहानी हर गलती, हर मुसीबत, हर इंसाफ के लिए उठाए कदम से बनी है। साउथ अफ्रीका सिर्फ एक चैप्टर था। भारत की आजादी उसका संघर्ष था। बापू, जब आप इंग्लैंड गए लॉ पढ़ने, वहां की लाइफस्टाइल, कल्चर, सब कुछ इतना अलग था। आप जैसे एक शय और सिंपल लड़के के लिए वो एक्सपीरियंस कैसा था? शुरुआत में तो मैं बहुत घबरा गया। लंदन एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। सब अंग्रेजी में बात करते। उनका खाना, पहनावा, तरीके, सब कुछ नया था। अपने कपड़ों को लेकर भी लोग मुझे देखते थे अलग नजर से। एक वक्त था जब मैं भी वेस्टर्न कल्चर में फिट होने की कोशिश कर रहा था। स्टाइलिश सूट्स पहनने लगा, वायलिन सीखने गया, इंग्लिश एक्सेंट में बोलना चाहा, लेकिन अंदर से खुद को खो रहा था। तो क्या वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा था? मतलब अपने असली अस्तित्व से थोड़ा सा दूर चले गए थे? बिल्कुल, लेकिन वहीं पे मुझे समझ आया कि असली ईद अपने संस्कारों में है। मैं लंदन में भी वेजिटेरियन रहा, अपने आदर्श से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। वहीं पे मेरी लाइफ का पहला ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। वहीं से तो लगता है सत्य और अहिंसा का बीज पड़ गया था आपके अंदर। हाँ, सत्य और अहिंसा की सोच लंदन में ही स्ट्रांग होने लगी थी। मैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के टच में आया, जहां स्पिरिचुअल लोग मिले, जिन्होंने मुझे गीता पढ़ने को कहा। पहली बार अपने धर्म को समझने की कोशिश की। तो आप लॉ कंप्लीट करके वापस आए, लेकिन देश में प्रैक्टिस आसानी से नहीं चली। आप साउथ अफ्रीका कैसे गए? इंडिया आकर मैं बैरिस्टर बना, लेकिन इलाहाबाद और बॉम्बे में कोई खास केस नहीं मिल रहे थे। तभी एक गुजराती फर्म का ऑफर मिला। उनका एक केस साउथ अफ्रीका में था, और बस वहां जाकर मेरी जिंदगी बदल गई। कैसे गए? तो बापू, साउथ अफ्रीका आप सिर्फ एक केस के लिए गए थे, लेकिन उस एक ट्रिप ने आपको एक्टिविस्ट बना दिया। ऐसा क्या हुआ वहां? हाँ, मैं सिर्फ एक वकील के रूप में गया था, लेकिन एक घटना ने मेरी आंखें खोल दी। एक दिन पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर मुझे फर्स्ट क्लास टिकट होने के बाद भी ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ क्योंकि मैं एक ब्राउन मैन था। उस ठंड में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा पूरी रात। पर वही रात मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। क्या उसी रात आपने सोच लिया था कि कुछ करना है? मैं सोचता रहा कि अगर मैं चुप रहा तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो अनजस्टिस से आंख चुरा लेते हैं। वहीं से सिविल राइट्स के लिए लड़ाई शुरू हुई। फिर उसके बाद आपने इंडियंस के खिलाफ हो रहे रेसियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कैंपेन चलाए। सत्याग्रह की शुरुआत भी वहीं हुई थी ना? हाँ, साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का जन्म हुआ। मैं चाहता था कि लोग बिना हिंसा के अपने अधिकारों के लिए लड़ें। जब लॉ में हमसे फिंगरप्रिंट लिया जाने लगा, या हिंदू शादियों को इलीगल डिक्लेयर किया गया, तब मैंने मास मूवमेंट चालू किया। इतना सब देखने के बाद भी आपने कभी वायलेंस का रास्ता नहीं चुना? मैं मानता हूं कि हिंसा से कभी स्थायी शांति नहीं आती। अहिंसा मेरी धर्म थी, मेरी राजनीति भी। मैं चाहता था कि लोग समझें कि अपने दुश्मन को दर्द देना आसान है, लेकिन उसे माफ करना और जीत लेना, उससे बड़ा कोई काम नहीं। जब आप 21 साल साउथ अफ्रीका में एक्टिविज्म करके इंडिया आए, तो देश का माहौल अलग ही रहा होगा। पहली बार जब आप बॉम्बे उतरे, कैसा लगा? बॉम्बे मेरा अपना था, पर फिर भी एक अजीब सी दूरी महसूस होती थी। मैं इतने वर्षों बाद वापस आया था, पर मैं ये नहीं चाहता था कि मैं बस स्पीचेस दूं। मैं चाहता था भारत को समझूं, उसकी धरती, उसके गांव, उसके लोग। फिर आप गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की, वो पल कैसा था? उन्होंने मुझे कहा, कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो, सीखो। और वही मैंने किया। मैं चुपचाप भारत के कोने कोने में घूमा। बिहार के गांव, बंगाल के खेत,
महाराष्ट्र के मिल, हर जगह सिर्फ एक ही चीज दिखी, दर्द, गरीबी और एक्सप्लॉइटेशन। और फिर आया चंपारण, आपकी पहली बड़ी लड़ाई इंडिया में बिहारी किसानों के साथ। चंपारण में मुझे समझ आया कि सत्याग्रह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक जरूरत है। वहां के नील के किसान जो अंग्रेजों के लिए बर्दस्ती फार्मिंग करते थे, उनकी आंखों में आशा नहीं थी। जब मैंने उनका साथ दिया तो उन्होंने मुझे अपना लिया। तो आपको कब लगा कि आप पीपल्स वॉइस बन गए हो? मैं कभी वॉइस नहीं बनना चाहता था, मैं सिर्फ एक लिसनर था। पर जब लोगों ने मुझे अपना माना, तब मुझे लगा ये रास्ता अब मेरा है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बापू, चंपारण के बाद आप ग्रेजुअली एक जन आंदोलन का हिस्सा बन गए, पर जलियांवाला बाग के बाद सब कुछ बदल गया। आपके उस बारबेरिटी पर आपका रिएक्शन क्या था? आह, वह दिन 13 अप्रैल 1919 मैं कभी भूल नहीं सकता। पंजाब की मिट्टी खून से लाल हो गई थी। जनरल डायर ने लोगों को मार डाला, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी मर्सी के। और उस वक्त मुझे लगा, अंग्रेज सिर्फ हमारा एक्सप्लॉइटेशन नहीं, हमारी आत्मा को भी कुचलना चाहते हैं। और फिर आपने लॉन्च किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सबसे पहला ऑल इंडिया लेवल का प्रोटेस्ट। आपको क्या लगा, क्या ये काफी होगा? मैं मानता था कि अगर एक करो भारतीय अंग्रेजों से कोऑपरेशन ही बंद कर दें, कोर्ट्स, स्कूल्स, ऑफिसेस, कप, तो उनका राज हिल जाएगा। यह मूवमेंट एक साइकोलॉजिकल रिबेलियन था। और लोगों की प्रतिक्रिया, क्या सब तैयार थे आपके साथ इस रास्ते पे चलने के लिए? कई जगह लोगों ने मेरा साथ दिया। स्टूडेंट्स ने स्कूल्स छोड़े, लॉयर्स ने प्रैक्टिस छोड़ी, पर कहीं कहीं गुस्सा भड़क भी उठता था। मैंने सबको अहिंसा का पथ पढ़ाया, पर सब रेडी नहीं थे उस पथ पे चलने के लिए। और फिर आई चौरी चौरा की घटना, एक मोमेंट जहां आपने पूरी मूवमेंट ही कैंसिल कर दी। क्यों? चौरी चौरा में पुलिस स्टेशन जला दिया गया, लोगों ने हिंसा की। तब मैंने अपने अंदर झोंक के देखा, क्या मैंने लोगों को सही तरीके से तैयार किया था? जब तक एक भारतीय अहिंसा को नहीं समझेगा, तब तक हम आजादी के लायक नहीं हैं। इसलिए मैंने मूवमेंट वापस ले लिया। बापू, चौरी चौरा के बाद जब आपने मूवमेंट वापस ले लिया, कई लोगों ने कहा कि ये गलत डिसीजन था, कुछ तो नाराज भी हो गए। क्या आपको रिग्रेट हुआ? रिग्रेट नहीं, दर्द हुआ। जब लोग आपका विजन समझ नहीं पाते तो व्यथा होती है। पर मेरा विश्वास हमेशा था, अगर रास्ता सही है तो मंजिल मिलती ही है। मैं तुरंत जेल गया, लेकिन विचार कभी कैद नहीं होते। फिर 1930 का सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा, बापू, नमक जैसी छोटी चीज ने इतना बड़ा असर कैसे डाला? देखिए, कभी कभी सबसे बड़ी बात छोटी चीजों में छुपी होती है। नमक हर घर की जरूरत थी और ब्रिटिश ने उस पर टैक्स लगा रखा था। मैंने सोचा, अगर हम नमक का कानून तोड़ते हैं बिना हिंसा के, तो ये एक मॉरल चोट होगी ब्रिटिश राज पर। आपने 240 किमी का सफर किया, साबरमती से दांडी तक। क्या कभी लगा कि थक जाएंगे? शरीर थक सकता है, लेकिन जब लक्ष्य सत्य हो और साथ ही सत्याग्रही, तो हर कदम एक तपस्या बन जाता है। हर गांव, हर बस्ती से लोग जुड़ते गए। कुछ लोग तो हमें देख के रोते थे। और फिर आपको अरेस्ट किया गया, क्या आप तैयार थे उसके लिए? मैं हमेशा मेंटली रेडी रहता था। जेल मेरे लिए मेडिटेशन का स्थान था। वहां मैंने सोचा, पढ़ा, लिखा और भारत के लिए नए सपने देखे। आजादी सिर्फ ब्रिटिश से नहीं, गरीबी, जातिवाद, अशिक्षा से भी चाहिए थी। बापू, जेल से निकलने के बाद आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन गए। क्या वहां आपको लगा कि अंग्रेज आपकी बात सुनेंगे? मैं जानता था कि उनका एजेंडा अलग है, पर मैं भारत की आवाज बनकर गया था। मुझे याद है, मैं एक सिंपल खादी धोती में गया था। किसी ने पूछा कि आप
इतने सिंपल कपड़ों में क्यों आए? मैंने कहा, मैं भारत के सबसे गरीब आदमी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लंदन जाकर आपने वेस्ट को क्या फील करवाई? मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि इंडिया कोई बारबेरिक लैंड नहीं है। हमारे पास अपना ज्ञान है, अपनी परंपरा है। मैं ब्रिटिश लोगों से मिला, मिल वर्कर्स से मिला, स्टूडेंट से इंटरैक्ट किया। मुझे याद है जब मैंने एक स्टूडेंट से कहा, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन। जब आप वापस आए तो भारत हिंदू मुस्लिम टेंशन से गुजर रहा था। आपने उस वक्त क्या सोचा? वह सबसे दर्दनाक समय था। मैंने कहा, अगर हिंदू और मुस्लिम भाई नहीं बन सकते तो मैं किस आजादी की बात कर रहा हूं। मैंने फास्टिंग शुरू की। लोगों से कहा, क्या तुम मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए आपस में प्रेम नहीं कर सकते? एक समय आया जब आपको खुद पे डाउट हुआ। मैं भी इंसान हूं। कभी कभी लगता था कि क्या मैं अकेला रह गया हूं, पर फिर रामधुन याद आता था। वैष्णव जन तू तेने का ही ये जे, पीर पराई जाने रे, वह मेरा सहारा था। बापू, 1947 में देश तो आजाद हो गया, लेकिन पार्टीशन के साथ आपका क्या रिएक्शन था जब इंडिया दो हिस्सों में बांट दिया गया? था आजादी मिली, पर जश्न के साथ रोना भी मिला। पंजाब और बंगाल में खून की नदियां बह रही थीं। मैं सोचता था, क्या इसके लिए हमने संघर्ष किया था? आपने दंगे रोकने के लिए फास्टिंग की थी। क्या सच में आपको लगा कि आपका एक उपवास लोगों का खून बंद करवा देगा? मुझे अपने लोगों पे भरोसा था। जब मैंने फास्ट किया, मैंने कुछ नहीं कहा, लोग समझ गए। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब आकर बोले, बापू, हम बंद कर दें दंगा, बस आप कुछ खा लो। वह भरोसा था मेरा असली बल। और फिर 30 जनवरी 1948, वो दिन। हाँ, वह मेरा अंतिम दिन था। मैं प्रार्थना सभा के लिए जा रहा था और एक व्यक्ति ने गोलियां चला दी। मैं गिरा और मेरे होठों पर बस एक शब्द था, हे राम। बापू, आप चलते चलते हम सबको इतना कुछ सिखा गए। आखिर में अगर आज की जनरेशन आपसे कुछ सीखना चाहे तो आप क्या कहेंगे? मैं बस इतना कहूंगा, अगर सच्चाई और अहिंसा को अपनाओगे तो कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ोगे। दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, पर अगर नियत साफ है तो समय तुम्हारा होगा। बस एक बात याद रखना, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, ये थे महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें सिखाया कि बिना तलवार के भी जंग जीती जा सकती है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई तो ज़रूर शेयर कीजिए। गांधी जी की बातों को एक बार फिर दुनिया तक पहुंचाइए, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।